Welcome to Study Bharat, India after lockdown. स्टडी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास की ऑडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहली श्रृंखला में हमने भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य तक का अध्ययन कर लिया था। आज की श्रृंखला में हम ब्राह्मणेतर साहित्य तथा लौकिक साहित्य को समझेंगे। आइए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों को समाहित किया गया है। अब हम समझते हैं बौद्ध ग्रंथ से हम अपने अतीत को कैसे पहचान सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों को अंततः श्रीलंका में संकलित किया गया है और इनसे हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक उनके गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे और कई जन्मों में उन्हें पशु का रूप प्राप्त हुआ। पूर्व जन्मों की वे कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं से 2वीं सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालती हैं। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन्हें त्रिपिटक कहा गया है। विनय पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं का वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश के बारे में वर्णन है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। बौद्ध निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, मिलिंद प्रश्न भी जिसे कहा जाता है, जिससे हिंदू यवन शासक मेनांडर के विषय में सूचना प्राप्त होती है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों को चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में हमें सूचना प्राप्त होती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिससे हमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। संस्कृत बौद्ध लेखकों की यदि बात करें तो अश्वघोष का नाम सर्वश्रेष्ठ है। अब हम जैन ग्रंथों के बारे में समझते हैं। जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे और अंततः गुजरात में इन्हें 6ठी शताब्दी में बल्लभी में संकलित किया गया था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का संदर्भ बार बार आता है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहुचरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालीन उनके संबंधों को बड़ा ही रोचक विवरण प्राप्त होता है। आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार विचार नियमों का वर्णन करता है। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित्र भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। इसमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण इत्यादि उल्लेखनीय हैं। अब हम समझते हैं लौकिक साहित्य के बारे में।
लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में हमें काफ़ी मदद प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों खंडों में विभक्त है, जिनमें से दूसरा और तीसरा अधिक पुराने लगते हैं। लगता है कि इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ को वर्तमान रूप ईसवी सन के आरंभ में दिया गया था, परंतु इसके प्राचीन अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कौटिल्यीय अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपने नीति सार में संकलित किया। इस संग्रह में 10वीं शताब्दी ईस्वी से राजस्व सिद्धांत तथा राजा के कर्तव्यों को प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा विरचित राजतरंगिणी का नाम आता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन मिलता है। कश्मीर की ही भांति गुजरात से भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार सिंध तथा नेपाल से भी कई इतिवृत्तियाँ मिली हैं, जिससे वहाँ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिंध की इतिवृत्तियों से आधार पर चचनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित किया गया। मूलतः यह अरबी भाषा में लिखा गया तथा कालांतर में इसका अनुवाद सूफी के द्वारा फारसी भाषा में किया गया। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पाणिनि तथा कात्यायन के व्याकरण ग्रंथों से मौर्यों के पहले इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था का प्रकाश पड़ता है। पाणिनि ने सूत्रों को समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं, उनका उपयोग सामाजिक आर्थिक दशा के ज्ञान के लिए भी किया जा सकता है। इससे उत्तर भारत के भूगोल की जानकारी होती है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इससे बहुत ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यवन ने साकेत, पांचाल, मथुरा तथा कुसुम ध्वज, जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, पर आक्रमण किया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना मिलती है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नाटक शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोषकृत बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौड़वाहु, बिल्हण का विक्रमांक देवचरित, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित, संध्याकर नंदीकृत रामचरित, हेमचंद्रकृत कुमारपाल चरित, जयनायकृत पृथ्वीराज विजय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन समाज एवं धर्म विषयक अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। गौड़वहो में कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौड़ नरेश के ऊपर किए गए आक्रमण तथा उसके वध का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने लौकिक साहित्य के बारे में समझा। इसके अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी संकलित किए गए, जिनको संगम साहित्य कहा गया। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इन साहित्य का सृजन किया था। ऐसे साहित्यिक सभा को संगम कहते थे, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। संगम साहित्य
के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं जो 8 संकलनों में विभक्त हैं। संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, परंतु संप्रत शैली के कारण इनकी विषय वस्तु का आधार निर्धारण नहीं किया जा सकता। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इनके मुक्तकों तथा प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायक नायिकाओं का गुणगान किया गया है। इस प्रकार के ये लौकिक कोटि के हैं। ये आदिम कालीन गीत नहीं है, बल्कि इसमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन होता है। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें से उल्लिखित कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से समर्थित हुआ है। इनमें यह भी बताया गया है कि यवन लोग अपने अपने पोतों पर आते और सोना लेकर गोल मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों को सूरा और दासियां पहुंचाते थे। यह व्यापार हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों से भी जानते हैं। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य ही एकमात्र प्रमुख स्रोत है। व्यापार और वाणिज्य के बारे में इससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसकी विदेशी विवरणों और पुरातात्विक प्रमाणों से भी पुष्टि की जा चुकी है। आज का प्रश्न इस प्रकार है: दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में संगम साहित्य का महत्व स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र कमेंट बॉक्स पर दें और अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें। धन्यवाद।